हेलो बच्चों, सुबह के मीडियम कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 का विज्ञान पाठ 9 सजीव एवं विशेषताएं उनके बारे में बताना हमको। इसके पहले वाले वीडियो में एक चीजें सजीव का परिवेश बता दिया गया है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सजीवों में किस तरह से उनके आवास होते हैं, विभिन्न आवासों की यात्रा। आइए आज हम बताएंगे कि सजीव जो हैं उनकी आवास किस तरह से होते हैं। मरुस्थलीय आवास यानी मरुस्थल में जो जीव जंतु रहते हैं उनका आवास कैसा होता है। देखते हैं मरुस्थल यानी आपको पता होगा कि मरुस्थल जो होता है वहाँ पानी की कमी होती है। तो मरुस्थल के अजैव घटक एवं उनके अनुकूलन के विषय में इसके पहले वाले वीडियो में आपसे चर्चा हो चुकी है कि मरुस्थल के जंतु जो होते हैं पेड़ पौधों में क्या अंतर होता है, उनमें किस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। देखिए इनका प्रक्षेपण कैसे करेंगे कि आप देखते हैं कि मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत सारी मात्रा निष्कासित हो जाती है। मरुस्थल में क्योंकि पानी की कमी होती है। मरुस्थल में पौधों की पत्तियां अनुपस्थित होती हैं यानी उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं या वो बहुत छोटी होती हैं। और मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं कांटों के रूप में होती हैं। क्यों कांटों के रूप में होती हैं? क्योंकि इसमें जो पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं जल के ह्रास की यानी जल की कमी होती है। वास्तव में इनका तना जो होता है जैसी संरचना होती है वो वास्तव में जो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की समानता तने में होता है। तना एक मोटी मोम की परत होती है जिसमें उनका तना मोटा होता है जिससे पौधों के जल संरक्षण में सहायता मिलती है ताकि पेड़ पौधे जो है पानी को ज्यादा दिनों तक उसमें अवशोषित करके रख सकें। आप जानते हैं कि जल संरक्षण की सहायता में अधिकतर मरुस्थलीय पौधों में जड़ें जो होती हैं जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत ही गहराई तक रहती हैं। क्यों गहराई तक रहती है? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है पानी की कमी होती है और पानी का स्तर जो होता है बहुत ही नीचे होता है। अब इस तरह से ये तो था मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ पौधों की किस तरह से रहते हैं। अब देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ तो फिगर बना हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर देखेंगे ये आवास में समानता बहुत ठंडे होते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जो होते हैं बर्फ ज्यादा पड़ती है और इनमें जो होती है तेज हवा चलती है। तेज हवा चलने के नाते कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिम होता है बर्फ भी गिरते हैं। अब बर्फ गिरने के नाते जो होती है कि पर्वतीय क्षेत्रों के पेड़ पौधे जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। क्यों? क्योंकि जो होते हैं उन पर जो बर्फ गिरे वो सीधे नीचे चला है। आगे आगे देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों जंतुओं में अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष को आप देख रहे हैं। अब देखिए आगे यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं या वहां घूमने गए हो तो आप ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे वृक्षों को देखा जैसे वहां पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखे होंगे पेड़ पौधों की संरचना त्रिभुजाकार होती है। क्यों त्रिभुजाकार होती है? ताकि वहां जब बर्फ गिरे तो बर्फ जो होती है पेड़ पौधों पे न रुके। अब देखते हैं कि ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों के रहने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलित इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया कि सभी पेड़ पौधे या जीव जंतु जिस आवास में जिस परिवेश में रहते हैं उसको अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए करते हैं ताकि वह जीवित रह सकें। आगे क्या हुआ है कि समंदर जो होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं सुई की नोक के आकार की होती हैं। प्रायः वर्षा जल एवं हिम तरलता से नीचे सुई की आकार और शंक्वाकार के होते हैं ताकि पानी जो है वह पानी और बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए। पर्वतीय क्षेत्र में इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वह अपने परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित कैसे होते हैं। अनुकूल जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वह शंक्वाकार होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के ताकि बर्फ और पानी आसानी से गिरे। उसी तरह से जीव जंतु भी अपने आप को कैसे अनुकूलित करेंगे, प्रकृति ने उन्हें कैसे बनाया। वहाँ के जीव जंतु होते हैं ठंडी से बचने के लिए उनकी त्वचा जो होती है मोटी होती है। त्वचा मोटी होने के साथ साथ उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु वहाँ की परिस्थितियों को अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित कैसे होते हैं? उनकी त्वचा जो होती है मोटी होती है,
कि ठंड से बचाव के उदाहरण के लिए जैसे शरीर पर गर्म रखने के लिए, जैसे याक याक सभी लोग आप जानते होंगे, याक वहाँ का जंतु है। वहाँ के जो होते हैं उनके शरीर पर लंबे बाल लगे होते हैं, जैसे पहाड़ी तेंदुआ उनके शरीर पर फर होते हैं। अब फर जो होते हैं वो जो होते हैं उनके शरीर पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं वो उनका ठंड से बचाते हैं, बर्फ से उन्हें बचाते हैं। जैसे पहाड़ी जो बकरी होती है वह पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मजबूत खूर से ढाल कर चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं उनके परिवेश में स्वरूप बदलता जाता है। इस तरह से विभिन्न ऊंचाइयों पर जाने के लिए जीवों के अनुकूलन में विविधता पाई जाती है। अब हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के बाद घास स्थल में किस तरह से जीव जंतु होते हैं। जैसे घास स्थल में शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। यह एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को शिकार पर मार कर खा जाता है। यह मटमैले और हल्के भूरे रंग का होता है ताकि वह अपने शिकार को आसानी से प्राप्त कर सके। इस तरह से अब देखिए शेर एवं हिरण का चित्र को देखिए। शेर और हिरण का जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, शेर और हिरण का चित्र देखते हैं कि शेर जो होता है वह जंगल का राजा होता है। वह अपने शिकार करने के लिए जो होती है उसकी आंखें जो होती हैं सीधे अपने शिकार को केंद्रित करती हैं। जैसे शेर हिरण अपने जंतुओं को पेड़ पौधों में बहुत सारी विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। अब इस संरचनाओं के बारे में इस पेज पर दिया हुआ है कि शेर हिरण चित्र को देखिए कि दोनों जंतुओं को उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थिर होता है। क्या वह चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में है। शेर के अगले पैर यानी नखर लंबे होते हैं वह जिन्हें वह पारंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में क्या करती है, सहायता करती है। अब वह कैसे होता है, हल्के भूरे मटमैले रंग का होता है ताकि वह घास में, सूखे हुए घास में मिट्टियों पर आसानी से छिप सके। अब देखिए आगे देखेंगे कुछ जलीय आवास। जल में रहने वाले जीव जंतुओं का आवास किस तरह से होता है। जैसे समुद्र में रहने वाली मछलियां जो होती हैं वह पानी में रहने के लिए अपने अनुकूल बनाती हैं। इस विषय में चर्चा हो चुकी है। जिससे दूसरे बहुत से समुद्री जंतु हैं जिनका शरीर जो होता है धारा रेखी होता है। धारा रेखी क्या होते हैं कि ताकि वह पानी में अपनी दिशा में मुड़ सके, पानी में तैर सके। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। जिस समुद्र में रहने वाली जैसे मछली है, मछली का शरीर धारा रेखी होता है। धारा रेखी क्यों होता है, क्योंकि वह पानी में सभी दिशाओं में मुड़ सकती है। आगे देखिए सुबह समुद्र में गहराई के तलक पर रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जल में जब चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं और जल में ही श्वास लेते हैं। और श्वास लेने के लिए मछलियों के श्वास लेने के लिए, पानी में श्वास लेने के लिए उनमें बीज लगे होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि डॉल्फिन और व्हेल जैसे कोई जंतुओं में बीज नहीं होते। ये शरीर के नासभाग द्वारा यानी बात छिद्रों पर उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वह ऑक्सीजन यानी सांस लेते हैं। वे समय समय पर समुद्र की सतह से बाहर आकर भी श्वास छिद्रों के जल से बाहर निकलते हैं। श्वास के द्वारा वायु अंदर भरते हैं। क्या आप कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र डॉल्फिन को इस तरह से रोचक क्रिया करते हुए देखे होंगे। आगे लिखा हुआ है तालाब एवं झील। क्या आप तालाब एवं झील में नदियों बहुत सारे अगर आप घूमे होंगे तो तालाब नदियों के बारे में नदियों को देखे होंगे। उसमें भी नदियों में भी बहुत सारे पौधे होते हैं। इसमें जो होते हैं कुछ तालाबों में भी पौधे होते हैं। यदि संभव हो तो किसी तालाब का भ्रमण करिए, वहां पर दिखाई देने वाले पौधों को बाहर निकालेंगे। कैसे देखिए यहाँ देखिए पानी में कुछ पेड़ पौधे होते हैं तो होते हैं आंशिक रूप से यानी वह जमीन से संपर्क उनका नहीं होता है, वह पानी पर तैरते हैं। जैसे मेढक जो होता है वह जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है। उसी तरह से मेढक आमतौर पर तालाब में रहने वाला एक जंतु है। क्या तालाब में और जल दोनों जगहों पर रह सकता है। इसके पश्च भाग यानी पीछे पैर जो होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं, ठीक है, और जो छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। और ये जो पश्च भाग होते हैं जल युक्त पारंगुलियों में यानी जल की सतह पर तैरने में सक्षम होते हैं। अब हमने कुछ जंतुओं के बारे में चर्चा की है, जबकि कुछ आवास में रहने वाले बहुत से अध्याय साथ में क्रियाकलाप में अंतर्गत जब पत्तियों के एल्बम तैयार किया, पत्तियों के बारे में देखा
आसपास के जीव जंतुओं के बारे में। अब विभिन्न आवास में यात्रा किया। विभिन्न आपने देखा कि मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्रों में, स्थल में रहने वाले जीव जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है। अलग अलग होने के नाते अपनी अनुकूल बनाते हैं। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पिछले अध्याय में, इसके पहले वाले अध्याय में आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है, यानी सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही शरीर का विकास होता है, भोजन से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। चलिए देखिए, अध्याय 1 और 2 में हमने जाना कि जीवों की भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि भोजन के बिना कोई भी जीव, कोई भी पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि जीव जंतु अपना भोजन लेने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, जबकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे देखिए, क्या सभी सजीवों में वृद्धि जो होती है परिलक्षित होती है, यानी वृद्धि दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधों को हम पेड़ पौधे छोटे होते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जीव जंतु भी छोटे होते हैं। जैसे कोई पक्षी का जीव है, यानी अंडे होते हैं, अंडे में से नया जीव निकलता है, नए पक्षी का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या 4 वर्ष पुराना, जैसे उदाहरण के लिए हम देखा कि जैसे हम लोग हुए जब छोटे थे तो छोटा कपड़ा हमारा जो होता है बड़े होने के बाद तो हमारे साइज में नहीं आता है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता कभी ठीक आता है, इसे अब आप नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि हमारी शरीर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इस तरह से जीव जंतुओं में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। यहाँ छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा, ऐसे हमारा शरीर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए इसी तरह से गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कुछ ऐसे जंतुओं में श्वसन की क्रिया भी होती रहती है। जंतु विश्राम की अवस्था में प्रेषण के लिए और उसके उदर की गति को ध्यान से देखिए, मंद वेग से सांस लेने की क्रिया को दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पर कि जीव जो होते हैं श्वसन करते हैं। जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। क्या हम जानते हैं कि श्वास के बिना जीवित रह सकते हैं? हम सभी लोग श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, शरीर के अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वह वायु होती है शरीर से बाहर निकल जाती है। श्वास लेना और छोड़ना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया कहलाती है। श्वास लेने की श्वसन की क्रिया अंदर है। श्वास में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा उपयोग होता है और यह क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। अब देखते हैं आगे हो गया श्वसन क्रिया। अब हम देखते हैं कि क्या सभी सजीवों में उद्दीपन की क्रिया होती है। उद्दीपन की क्रिया क्या होती है कि जैसे अगर हम कोई विक्रम सतह पर हमारा हाथ पैर कुछ चीजें पड़ जाती हैं तो ऑटोमेटिक जो होता है हमारा हाथ वहां से हट जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं उद्दीपन। जैसे हमारे पैर में कहीं कील चुभ गया, तुरंत पैर वहां से हट जाता है। देखिए इसके बारे में हम बताते हैं। जब आप नंगे पैर पे टहल रहे हो, अचानक आपका पैर किसी कांटे या नुकीली वस्तु पर पड़ जाती है, तो इस प्रकार प्रक्रिया क्या करेंगे कि जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि व्यंजन, जैसे व्यंजन देखने पर मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, या किसी सतह पर, गर्म सतह पर हाथ पड़ने पर हट जाना, या आंखों के सामने कोई चीज आने पर हमारा पलक तुरंत गिर जाना, ये सारी क्रियाएं होती हैं उद्दीपन होती हैं। उद्दीपन जो होती है वह जीव जंतुओं में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। जैसे कि आप नाम से सुने होंगे, छुई मुई का एक पौधा होता है कि उसमें जैसे ही हमारा हाथ संपर्क में आता है उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अब देखिए क्या दूसरे जंतुओं में ये प्रक्रिया होता है। खाना देते समय कि पशु क्या व्यवहार करते हैं, अचानक क्या भोजन देखते समय अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाती। जब आप एक चिड़िया को एक कदम बढ़ाते हैं तो क्या करती है, वह जंगली जानवरों के दिन प्रकाश पड़ते ही वे भागने लगते हैं। जैसे कोई चिड़िया जैसे उसके समीप जाते हैं वह वहां से उड़ जाती है। तो पेड़ पौधों में भी और जीव जंतुओं में भी उद्दीपन की क्रिया पाई जाती है। अब देखते हैं कि सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। यानी उत्सर्जन का मतलब होता है कि भोजन करने के बाद जो अवशेष चीजें जीव जंतु अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। देखिए सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग शरीर में
नहीं हो पाता है। आहार केवल कुछ ही भाग जीव शरीर के द्वारा उपयोग में आता है। भोजन का शेष बचा हुआ भाग क्या होता है, इसे अपशिष्ट, शरीर से अपशिष्ट मात्रा के रूप में वह भाग बाहर निकलता है। इसी भाग को यानी विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर के कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन की प्रक्रम को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या पेड़ पौधों में भी, ये तो हो गया जीव जंतुओं के बारे में, तो क्या पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है। पेड़ पौधे भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पौधों के विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो होता है स्राव के द्वारा होता है। जैसे उत्सर्जन जो होता है सभी सजीवों का एक सामान्य लक्षण होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि सजीवों में क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का यह मतलब होता है अपने जैसा ही एक जीव उत्पन्न करना। जैसे क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नील यानी घोंसले को देखे होंगे, वे घोंसलों में क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे कुछ दिन के बाद छोटे से चूजे बन जाते हैं, चूजे कुछ दिन के बाद एक पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वह कुछ अंडे प्रस्फुटित हो जाते हैं, उनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलकर आ जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन। कुछ जो होते हैं, कुछ जंतु क्या होते हैं, प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। तो बाकी जंतु जो होते हैं, पक्षियां जो होती हैं अंडे देते हैं, और कुछ जंतु जो होते हैं अपने जैसे ही सामान्य जो होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। आगे देखिए, यह क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में भी होती है। क्या पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं? पेड़ पौधों में भी प्रजनन की क्रिया होती है। और पेड़ पौधों में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है? जब हम कोई पौधा लगाना चाहते हैं, किसी पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बीज को मिट्टी में डालते हैं। और जब मिट्टी के नमी पर, मिट्टी से नमी पाकर, खाद पाकर वह बीज जो होता है अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद कुछ दिनों के बाद एक नए पौधे का जन्म होता है, और पौधे के बाद धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर विकसित होकर एक पेड़ के रूप में हो जाता है। आज इस तरह से आपने जाना कि जीव जंतु में भी प्रजनन होती है और पेड़ पौधों में भी प्रजनन होता है। आगे देखते हैं, क्या सभी जीव गति करते हैं? गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतु गति करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने एक जगह पे अस्थायी होते हैं। अब देखते हैं कि जीव गति कैसे करते हैं। जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, गति करना कहते हैं। अब देखिए, अध्याय में हम जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गतियां भी दिखाई देती हैं। अब यही चीज है, पौधों के विषय में हम विचार करें, क्या वे भी गति करते हैं? सामान्यतः धूप में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज, लवण यानी कुछ चीजें होती हैं, वह पेड़ के यानी जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक पहुंचता है, तो उनमें गति एक अलग तरह की होती है। जैसे फूल जो होता है जब खिलता है, यानी आप देखते हैं कि पुष्पों का खिलना और बंद होना, यह भी पेड़ पौधों में एक गति कहलाता है। अब देखते हैं, अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फिर जीवन क्या है। तो इस तरह से आप इस अध्याय में जाने कि सभी जीव जंतु में अनुकूलताएं पाई जाती हैं। सभी जीव जंतु अपने आप को कैसे अनुकूल, इस परिवेश में, इस प्रकृति में कैसे अनुकूल बनाते हैं, कैसे उनका शरीर अनुकूल होता है, और अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वह गति कैसे करते हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि गेहूं की एक बोरी में अपना हाथ डालिए तो क्या आप कुछ गर्मी का अनुभव करेंगे? तो गेहूं की एक बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। इस तरह से गर्मी बीजों में श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। हमने क्या देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है और समय चलती
संभवतः हमारे प्रश्न यही होंगे कि जैसे हमने यहाँ बताया जीवन क्या है, तो आखिर में हमारे प्रश्न जीवन क्या है, तो इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता है, परंतु हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? इस प्रकृति में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत ही तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सबकी संरचना अलग अलग होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की संरचना एक जैसी नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं मरुस्थल है, कहीं घास के मैदान है, तो अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस अध्याय में आपको यही बताना था। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद इसके होमवर्क को पूरा करेंगे। धन्यवाद। अरे बहुत